हमारे इस कार्यक्रम में आ चुके हैं, जो कि कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की कार्य योजना अनुभव एवं मार्गदर्शन विषय पर उद्बोधन रखा गया है। आज ये उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। चाय के लिए आमंत्रित है। प्लीज आप लोगों से अनुरोध है कि आप चाय और बिस्किट ग्रहण करें। 2 मिनट पश्चात हम हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। गोयल चैरिटीज एसोसिएशन के तत्वाधान में हम श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य प्रचार समिति के प्रांगण में प्रथम बार आयोजन कर रहे हैं। श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति ने हमें अनुग्रहित किया है, जो हमें यह प्रांगण और यह सभागृह हमें उपलब्ध कराया है। जैसा कि हम जानते हैं, विगत 36 वर्षों से ज़्यादा गोयल चैरिटीज एसोसिएशन एक कंपनी के रूप में यहाँ पर कार्यरत है। सीए श्री राजेंद्र गोयल के प्रयासों के कारण 18 जुलाई 1987 को गोयल चैरिटीज एसोसिएशन की स्थापना हुई। यहीं पर प्रासंगिक होगा कि मैं सुफलाम सेवा न्यास जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़कर सहयोग प्रदान किया है। विशेष रूप से डॉक्टर करुणाकरण त्रिवेदी और ख्यातविद एडवोकेट श्री अनिल त्रिवेदी जी, समाज सेवी, इन्होंने भी अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम को एक गरिमा प्रदान की है। हमारे बीच में मूर्धन्य कवि, साहित्यक एवं लेखक प्रोफेसर सरोज कुमार जी भी, जिनसे हम सब अच्छे से परिचित हैं, उपस्थित हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मंच पर आज की अध्यक्षता के लिए हमारे बीच उपस्थित प्रोफेसर श्री सरोज कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूं। श्री राजेंद्र गोयल से निवेदन करूंगा कि वो उन्हें मंच पर लाएं। मैं गोयल साहब से निवेदन करूंगा कि वे हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर करुणाकरण त्रिवेदी जी को भी सादर मंच पर लाएं। करुणाकर, क्षमा करें, करुणाकर। मैं श्री पवन श्रीमाल जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे बीच उपस्थित ख्यातविद एडवोकेट समाज सेवी श्री अनिल त्रिवेदी जी को सादर मंच पर लाएं। अनिल जी, अनिल भाई पधारिए, पधारिए। हमारे कार्यक्रम के अतिथियों का मंचासीन होने के उपरांत हमारी परंपरा है कि हम हमारे अतिथियों का स्वागत करते हैं। इस श्रृंखला में मैं हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर करुणाकर त्रिवेदी जी के स्वागत के लिए सुफलाम सेवा न्यास के श्री पवन श्रीमाल जी से निवेदन करूंगा कि वे सूत की माला द्वारा डॉक्टर करुणाकरण त्रिवेदी जी का स्वागत करें। श्री पवन श्रीमाल।
स्वागत की श्रृंखला में मैं हमारे बीच समाज सेवी श्री शफी शेख जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे बीच उपस्थित एडवोकेट श्री अनिल त्रिवेदी जी का स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित सेवानिवृत्त विंग कमांडर श्री डीपी तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि वे प्रोफेसर सरोज कुमार जी का स्वागत करें। गोयल चैरिटीज एसोसिएशन का मुख्यतः उद्देश्य रहता है शिक्षा और अवेयरनेस। आज इसी श्रृंखला इसी कड़ी में हमने हमारे बीच हमारे दोनों जो उपस्थित डॉक्टर करुणाकर त्रिवेदी एवं अनिल त्रिवेदी जी उपस्थित हैं, इनका जो कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट है उसके डॉक्टर त्रिवेदी हैं और एडवोकेट अनिल त्रिवेदी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। यह एक सार्थक जीवन ही सफल जीवन है, इस विषय में हमें उद्बोधित करेंगे। इनका उद्बोधन हमारे लिए सार्थक होगा, जिससे हमारा जीवन भी सार्थक हो। यहाँ पर हमारे बीच में जो बच्चियाँ हैं, इनके लिए ये प्रेरक उद्बोधन रहेगा। अब मैं आगे के लिए हमारे बीच जो गोयल चैरिटीज एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं श्री राजेंद्र गोयल, उनसे निवेदन करूंगा कि वो अतिथियों का परिचय दें एवं एक स्वागत की बेला में स्वागत उद्बोधन दें। श्री राजेंद्र गोयल। सभी महानुभावों को प्रणाम। मित्रों, गोयल चैरिटीज एसोसिएशन 3 उद्देश्यों के लिए काम करता है। पहला उद्देश्य है कि समाज में ज्ञान और अवेयरनेस को डेवलप करना। इस हेतु हमने कुछ पुस्तकें भी निकाली हैं, कुछ सेमिनार्स भी किए हैं। आज वाली सभा भी उसी की कड़ी में एक है। दूसरा, जो व्यक्ति और जो संस्थाएं चैरिटी के फील्ड में काम कर रही हैं, उनके हाथ मजबूत करना। हमने अपने हाथ में अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं लिया है और जो लोग प्रोजेक्ट्स को कर रहे हैं, व्यक्ति और संस्थाएं, उनके हाथ मजबूत करना हम लोगों का एक उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य है कि जो भी अच्छा काम सामने दिखे उसको कर देना। ये जो एनजीओ मीट हम करते हैं, ये चौथी मीट है हमारी। पिछले 3 मीट्स में इस एनजीओ मीट में हम 2 सेशन रखते हैं। एक नॉलेज का सेशन जो एक प्रेरणा दे सके, और दूसरा एक एनजीओ का प्रेजेंटेशन। वो एनजीओ जो कि चुपचाप बहुत बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन न उनको फ़ोटो खिंचाने का शौक़ है, न किसी पब्लिसिटी का शौक़ है, सिर्फ काम करने का शौक़ है। तो इसमें आदरणीय जनक पलटा जी ने पहला प्रेजेंटेशन दिया था। बीजीएमएस भारतीय ग्रामीण महिला संघ की उषा अग्रवाल जी ने दूसरा प्रेजेंटेशन दिया था। पहल संस्थान जो कि काफ़ी बड़वानी इंदौर में काम कर रहे हैं, उन्होंने तीसरा प्रेजेंटेशन दिया था। और आज मुझे खुशी है कि इंदौर की सबसे बड़ी संस्था, भारतवर्ष की तो बड़ी है ही, लेकिन इंदौर की तो सबसे बड़ी संस्था कस्तूरबा ग्राम अपना प्रेजेंटेशन देने वाली है। अब बस एक बात पे मैं समाप्ति करूंगा कि अभी हाल के 2-3 वर्षों में सरकार की तरफ से कुछ ऐसे नियम कायदे लाए गए हैं जो कि चैरिटी के फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं और जो संस्थाएं काम कर रही है, मुझे लगता है कि उनको निराश और उनको हतोत्साहित कर रही है। इसलिए
मतलब सरकार को हमने अभ्यास मंडल की तरफ से एक लेटर भी भेजा था, प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट वो लेटर भेजा था कि कम से कम जो छोटी संस्थाएं हैं, मान लीजिए 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख जिनका डोनेशंस आता है या जो काम ज़्यादा करती है, पैसे का उपयोग कम करती हैं, उन संस्थाओं को ये जो स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं इससे छुटकारा दिया जाए। ऐसा एक लेटर डायरेक्ट मुझे मेरा अनुरोध है कि हम सब भी ऐसे लेटर्स अपनी अपनी संस्थाओं की तरफ से यदि भेजें और डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को भेजें तो शायद है कि इसमें कुछ सुधार हो सके। अदरवाइज़ मैं अपनी कहूँ, मैं तो खुद सीए हूँ, कंप्लायंस करने हमारा काम है, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा आ रही है इन प्रोविजंस के कारण और हतोत्साहित हो रहे हैं। रसनिधि कुमार जी से भी बात हुई थी तो उनका भी यही विचार था, लगभग सभी का ये विचार है। तो बस एक ये बात से मैं अपना उद्बोधन समाप्त और शुक्ला जी आगे की कार्रवाई चलाएंगे। जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष श्री राजेंद्र गोयल ने आपको गतिविधि बताया, तो यहाँ बताना प्रासंगिक होगा कि हमने हमारे बीच चारुशीला भी उपस्थित है, इनके सहयोग से, और पवन श्रीमाल जी का जो सुफलाम सेवा न्यास है, इनके सहयोग से हमने जितनी भी स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं उसकी पुस्तक एक प्रकाशित की थी। जितनी जैसे इंश्योरेंस है या और दूसरी जितनी भी हैं, इनके विषय में भी हमने पैम्पलेट्स और तैयार किए थे। जो डाउन ट्रोडन महिलाएं हैं उनके लिए मध्य प्रदेश शासन की क्या योजनाएं हैं, ये चारुशीला के सहयोग से हमने गोयल चैरिटीज़ के तत्वाधान में उसमें प्रकाशित किया था। एक गोयल चैरिटीज़ एसोसिएशन के द्वारा इंदौर में जितने भी कार्यरत एनजीओ या सामाजिक संस्था हैं उनके विषय में भी स्कूल ऑफ सोशल स्टडीज़ के सहयोग से हमने एक पुस्तक प्रकाशित की थी। और हम गोयल चैरिटीज़ एसोसिएशन जो हमारी वेबसाइट है, इसके तत्वाधान में भी अद्यतन इस डायरेक्टरी का हम उसके जितना भी उसमें अपग्रेडेशन होता है या जो भी और नए जुड़ते हैं या हटते हैं, हम उस पर भी करते हैं। और अभी हमारे बीच शफी शेख साहब उपस्थित हैं, उनके सहयोग से हम चाहते हैं कि जितनी यहाँ पर कार्यरत, वास्तव में जो कार्यरत एनजीओ या संस्थाएं हैं, हम उनके जानकारी एकत्रित करें और फिर उसको भी हम अपनी वेबसाइट पे डालेंगे। और यदि आवश्यक लगा और ऐसा लगा कि इसका प्रकाशन करना उचित होगा तो हम उसको प्रकाशित भी करेंगे, क्योंकि हमें हमारे पवन श्रीमाल जी, राजेंद्र गोयल जी इस विषय में कहीं से इनके कोई तकलीफ आती नहीं है। अब हम आज के मुख्य कार्यक्रम की ओर अग्रसित हो रहे हैं और मैं सोचता हूं कि इस कार्यक्रम को और गति या त्वरण देने के लिए हमारे बीच मूर्धन्य कवि लेखक, जैसा मैंने पहले कहा था, प्रोफेसर सरोज कुमार उपस्थित हैं। तो मैं सोचता हूं उनसे और कोई ऐसा मैंने उनका जो यहाँ पर जो प्रस्तुति रहेगी उसका कोई सानी नहीं रहेगा। इसलिए मैं प्रोफेसर सरोज कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आगे के कार्यक्रम के संचालन का महत्व भार उठाएं और इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। प्रोफेसर सरोज कुमार। धन्यवाद अभिमन्यु जी। मित्रों, एक बहुत खुशी की बात है कि गोयल चैरिटीज़ ने एक बहुत ही कमिटेड, सोशली कमिटेड जो अपना कार्य है उसको अंडरलाइन करते हुए ये एक पॉजिटिविटी के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए ये आयोजन किया है। और भाई करुणाकर जी त्रिवेदी, भाई अनिल त्रिवेदी जैसे कर्मठ विद्वानों को यहाँ बुलाया है। राजेंद्र जी वर्षों से
सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रतीक बने हुए हैं और वो बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इसके बावजूद उनके पास बहुत काम है, इसके बावजूद वो ऐसे कामों में रुचि लेते हैं जो 100% सामाजिक हों और निर्विवाद हों और उसमें अधिक से अधिक लोग सक्रिय हों, इस प्रयत्न के साथ वे जुड़े रहते हैं। ये बहुत उल्लेखनीय है। करुणाकर जी यहाँ उपस्थित हैं, अनिल भाई हैं। करुणाकर जी कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट के विषय में जानकारियाँ देंगे और अनिल भाई आज जो एक विषय रखा है जीवन में सार्थकता और सफलता, उस पर 2 शब्द कहेंगे। मैं थोड़ा सा परिचय करा दूं आपका। ये औपचारिक ही होता है परिचय, अन्यथा तो सबको जानते हैं। आज से करीब 65 साल पहले मैं और करुणाकर जी यूनिवर्सिटी के डिबेटर हुआ करते थे। डिबेटर थे, बहुत सारी डिबेटों में गए और मुझे अवसर अधिक मिलते थे क्योंकि मैं कला का छात्र था और करुणाकर जी को कम अवसर मिलते थे क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज के छात्र थे। और उस समय डिबेट विरोधी प्रिंसिपल था इनका एक बोस साहब थे। वो बोस साहब पसंद नहीं करते थे कि उनके यहाँ के छात्र समय नष्ट करें और डिबेट में जाएं, लेकिन फिर भी करुणाकर जी अपने प्रयत्नों से इतना तो रखते थे कि एक सेशन में 4-5 अच्छी महत्वपूर्ण डिबेट्स वो बोल सकें। बहुत अच्छे वक्ता रहे हैं। ये दोनों भाई हैं और इनका परिवार गांधी जी के दर्शन, गांधी जी की जीवन शैली, उससे भरा हुआ है। काशीनाथ जी त्रिवेदी गांधी जी के ऐसे फॉलोअर रहे कि गांधी जी का भी उनको बहुत स्नेह मिलता था। करुणाकर जी और अनिल, ये जो माला जिस तरह पहनाई गई है कि इसका संबंध सूत से है, खादी से है, इन लोगों ने जीवन भर खादी के कपड़े पहने हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज में हो या कहीं हो। मैंने भी बैठे बैठे करुणाकर जी से पूछा कि अभी भी खादी के कपड़े नियम से पहनते हैं? अरे बोले हमारे घर में तो डायपर्स भी खादी के होते हैं। क्या है, ये जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। और इंदौर से उन्होंने पढ़ाई की, फिर वर्धा में गांधी धाम में उन्होंने, गांधी धाम का सेवा धाम में चेस्ट और हार्ट के सर्जन रहे, काफ़ी वर्ष वहाँ रहे। उसके बाद अमेरिका में ट्रेनिंग ली और 12 वर्ष बाहर रहकर सेवाधाम और अमेरिका में, फिर वो इंदौर आए 1984 और फिर तब से वे क्लॉथ मार्केट हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देते रहे, मानस सेवाएं देते रहे और अभी भी वे बहुत काम करते हैं। अभी उनका जो स्किल है अपने काम का, वो बरकरार है और वो मानवों की सेवा में अभी भी लगे हुए हैं। उनके छोटे भाई अनिल एक अलग किस्म से जाने जाते हैं, सेवा भाव से और सामाजिक मुद्दों में लड़ने वालों में वो अग्र पंक्ति में होते हैं। वकील हैं, अधिवक्ता हैं, लेकिन अनेक पिटीशंस गरीबों की उन्होंने लड़ी हैं, अपनी ओर से लगा कर कोर्ट के सामने सच्चाइयों को उजागर किया है। बहुत अच्छे वक्ता हैं। राजनीति में भी उनका दखल रहा है, जीते हैं हारे, चुनाव भी लड़े हैं और समाज के हित में जो कार्य होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए
खासकर न्यायालय की दृष्टि से वो उपयोगी होते। मेला पाट करके कितने केसों में उन्हें कोर्ट में लड़ते हुए लोगों ने देखा है, और अपने किस्म का जीवन, अपनी शर्तों पर अपना जीवन, समाजोन्मुखी जीवन, गांधी के रास्तों वाला जीवन ये दोनों भाइयों ने जिया है। कितनी खुशी की बात है कि मैं जीवन में पहली बार आपको दोनों को एक मंच पर देख रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि आते नहीं हो कि वो आएगा तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन संयोग है कि आज एक अच्छे काम में इन दोनों ने एक कार्यक्रम में अपनी साझेदारी निभाई है। मैं क्या कहूँ, अब दो हिस्से हैं। एक तो प्रेजेंटेशन है इनके एनजीओ का, कस्तूरबा ग्राम का। कस्तूरबा ग्राम तो सब जानते होंगे, और करुण भाई इंदौर के लोग कस्तूरबा ग्राम का भ्रमण कर सके ऐसा भी एक रहे, क्योंकि ये लगता है कि कैसे जाएं वहाँ, देखने देंगे कि नहीं, जबकि वहाँ तो कितनी चीज़ें हैं समझने के लिए, देखने के लिए। परिसर कितना समृद्ध है, वहाँ के कुट्टी मैनन थे तब वहाँ की गायें और वहाँ की खेती और सब एवरीथिंग, वहाँ का कॉलेज, सब अपना महत्व रहा है। लेकिन जनता कई बार जानती नहीं है, नाम जानती है लेकिन काम नहीं जानती है। काम भी जान सके ऐसा एक रास्ता बन सके तो मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा होगा। आज के कार्यक्रम में एक तो प्रेजेंटेशन है एनजीओ के रूप में कस्तूरबा ग्राम की गतिविधियों का, और दूसरा जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जीवन में सार्थकता, जीवन में सफलता, और सफलता और सार्थकता में क्या संबंध है आदमी के जीवन में। ये दोनों जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं ये किस रूप में प्ले करते हैं, क्या उनका खेल रहता है, और आदमी के हाथ में कितना रहता है और समाज के मूल्यांकन में कितना रहता है। बहुत सारी बातें इस विषय को लेकर दिमाग में आती हैं, और इस विषय पर मैं चाहूँगा कि अनिल जी दो शब्द कहें। आप भी उस पर जब वो बोलें तब विचार कीजिएगा, क्योंकि ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिस पर आप नहीं सोच सकते हो, केवल अनिल जी ही सोचेंगे, सब सोचते हैं। सफलता और सार्थकता, सक्सेस एंड मीनिंगफुलनेस सब समझते हैं। तो आपके दिमाग में कोई प्रश्न आए तो हम 15 मिनट प्रश्नोत्तर में, अधिक तो नहीं क्योंकि उसके बाद प्रेजेंटेशन है, कुछ प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो मैं भाई अनिल से आग्रह कर रहा हूँ कि वे पधारें और सफलता और सार्थकता जीवन में इस पर दो शब्द कहें। आइए। हिंदी साहित्य समिति के इस सभागार में मंच एवं सभागृह में उपस्थित आत्मीय स्वजन, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबके मिलने का मौका गोयल चैरिटी एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम ने दिया। मंच पे उपस्थित परम आदरणीय सरोज कुमार जी, कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर करुणाकर त्रिवेदी, गोयल चैरिटी ट्रस्ट की राजेन गोयल जी और अन्य सहयोगी संस्थान के पदाधिकारीगण,
ये जो आज का आयोजन है, इस आयोजन का जन्म हम 10-12 लगातार मिलने वाले लोगों की बातचीत में से हुआ। गोयल साहब और इनके साथी लोग, मैं तो 5-10 साल से कभी कभी जाता हूँ, बुला लेते हैं प्रेम के साथ, पर ये क्रम करीब 15-20 साल से चल रहा है। और वो केवल बातचीत नहीं है, बातचीत में से चीज़ें निकलती है। ये विषय भी उसी में से निकला कि सफलता और सार्थकता किसको कहेंगे। तो कुछ मित्रों की बातचीत में से यदि रचनात्मक कार्यक्रम निकले तो वो सार्थकता की दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम माना जा सकता है। अब ये जो आज का विषय है, सार्थकता, सफलता और जीवन, इसके 3 आयाम हैं। सबसे मुख्य बिंदु तो जीवन है जो हम सबके पास है ना। जीवन का एक अंश हमारे रूप में, मनुष्यों के रूप में व्यक्त हुआ इस जगत के अंदर। पर ये जीवन केवल इतना सा ही नहीं है कि हम मनुष्य हो गए। जीवन बहुत व्यापक भी है, बहुत रहस्यमय भी है, और उसके बहुत गहरे अर्थ भी है। ये जो पूरा जगत है, इस जगत को यदि तटस्थ होकर देखा जाए तो हमारा जीवन कम पड़ जाएगा कि जीवन के कितने रूप इस जगत के कोने कोने में बिखरे पड़े। और जो सदियों के संस्कार से जो मनुष्य के नाते हमारी आदत हो गई कि हम हमारे संबंध में ही जीवन को देखते हैं। हमारा सारा चिंतन इन रिलेशन टू मैन है। मनुष्यों के संदर्भ में जगत को देखना, जीवन को देखना, सफलता को देखना, सार्थकता को देखना, है ना। तो यहाँ वो बिंदु हमारे जेहन में आ जाता है कि हम अपने जीवन के अलावा दूसरा जीवन समझ नहीं पाते। हमारी बहुत अद्भुत कहानी है। मनुष्यों की कहानी का कोई आर पार नहीं है, और मनुष्यों के पराक्रम का भी कोई आर पार नहीं है। पर उसके बाद मनुष्य से इतर जो जीवन है जगत में, वो तो आज भी रहस्यमय है। और उसकी विशेषता सबसे बड़ी ये है उस जीवन की, है ना। पहले मनुष्य से पहले मैं उस जीवन की सार्थकता की बात करना चाहता हूं। यदि वो हमारे साथ अस्तित्व में नहीं होता तो हमारा अस्तित्व ही आगे नहीं बढ़ पाता। एक प्राणी जगत है, दूसरा वनस्पति जगत है ना। हम मतांतर में उलझते हैं। इस जगत के किसी भी एक भी पेड़ की एक जैसी 2 पत्तियां नहीं हैं। वैसा ही मनुष्य भी है कि एक सरीकी समझ और सोच वाले एक जैसे स्वभाव के 2 मनुष्य आपको नहीं मिलेगी। इतनी बायोडाइवर्सिटी इस जगत के अंदर हमको देखने को मिलती है, पर हम मनुष्यों ने धीरे 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 जीवन को और प्रकृति को त्यागते हुए अपने जीवन को यांत्रिक अवस्था की दिशा में मोड़ने में अपनी सफलता का रास्ता बनाने की कोशिश बहुत तेजी से की है। हम यंत्र नहीं हैं, हम जीवंत हैं, है ना। हमारा ही आविष्कार जो यंत्र है, उसने जीवन के ऊपर बहुत सारे प्रश्न खड़े कर दिए। और आज की दुनिया में, आधुनिक दुनिया में, या दोनों पीढ़ी बैठी हुई है, मैं
नई पीढ़ी के बच्चे भी बैठे हुए हैं और हम भी बैठे हुए हैं। इनकी सोच में और हमारी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। कल सुबह मैं रंजीत सिंह कॉलेज में एक वक्तव्य के लिए गया था और वहाँ अधिकांश नौजवान थे और कुछ प्राध्यापक भी थे। विषय था सर्वोदय पात्र। ये जो सर्वोदय शब्द है, जो गांधी और विनोबा को पढ़े हैं, समझे हैं, देखे हैं, उनके लिए नया नहीं है। और जो यांत्रिक सभ्यता के लोग हैं, जो बटन दबा के पिज़्ज़ा और अमेज़न से सामान बुलाते हैं, उनको मनुष्यता के स्पर्श और मनुष्यता के सवालों की उतनी गहरी समझ नहीं है जितनी गांधी और विनोबा के सर्वोदय दर्शन के अंदर निहित है। सर्वोदय में तेरा मेरा है ही नहीं। इस जगत में भी, जीवन में जो तेरा मेरा है वो मनुष्यों के बीच में है। बाकी प्राणी जगत में या वनस्पति जगत में तेरा मेरा नहीं है। दादा धर्माधिकारी मालकियत और मिल्कियत की बात करते। यदि तटस्थ रह के मनुष्य समाज के अलावा जगत को आप देखेंगे तो हमारे अलावा कोई भी अपने आप को मालिक कहने वाला भी नहीं है और कोई मिल्कियत का दावा करने वाला भी आपको दिखाई नहीं देता। आम का पेड़ आपसे ये नहीं कहता कि ये आम मेरे हैं, पर हमारी मालकियत की ज़मीन में यदि वो खड़ा है तो हम लठ लेके आ जाते हैं। ये जो जीवन शैली का विकास हमारे दिमाग में हुआ है ना, कि मनुष्य को व्यापक होने के बजाय, इस जगत में समृद्ध होने के बजाय, संतुष्ट होने के बजाय असंतुष्ट और तेरे मेरे की दिशा में बढ़ने वाले प्राणी के रूप में 8 अरब की दुनिया आज हमारे साथ में खड़ी हुई। अब हम सफलता किसको मानते हैं? जो हमारे लिए सफलता है वो दूसरे के लिए ईर्ष्या का विषय भी होती है ना? और जो हमारे लिए समृद्धि है वो किसी और के जीवन की परवाह किए बिना हमारे जीवन में आ जाती है और हमको पता भी नहीं लगता, है ना? एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि कैसे थॉट प्रोसेस चलती है। मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूं मैं। एक मच्छर, हम लिबर्टी की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं कि बिना सुने दंड नहीं दिया जाना चाहिए। पर एक अदना सा मच्छर यदि हमारे हाथ पे बैठ जाता है तो इमीडिएटली हम उसको कैपिटल पनिशमेंट देने में हिचकते नहीं हैं, है ना? ये इंस्टिंक्ट की तरह होता है। तो इसका क्या अर्थ है? यदि जीवन के संदर्भ में हम सोचेंगे तो हमें एकात्म का भाव होना चाहिए कि वो भी जीव है, हम भी जीव है। हमको क्या राइट है कि हम अकारण सिर्फ वो किसी ऑब्जेक्ट को समझ के हमारे ऊपर बैठ गया और हमने सुनवाई का मौका दिए बिना। ये इसको आप विश्लेषण करिए, हर जगह दिखाई देता है। ये वनस्पति में भी दिखता है, ये खान पान में भी दिखता है, ये वस्त्र में भी दिखता है, ये मकान बनाने में भी दिखता है ना? पेड़ लगाया, बगीचा लगाया, अब बगीचे को क्या मालूम, क्या पक्षियों को क्या मालूम कि वो आपका बगीचा है? वो तो जगत में लगा हुआ एक वृक्ष समझ के आके जाम खा रहा है और आप कितने उपद्रव कर रहे हैं उसको भगाने के लिए। तो हमारे अलावा किसी भी प्राणी ने मनुष्य को भगाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके सानिध्य में
उसके सानिध्य में अपने जीवन को बिताया है और हमने कई प्राणियों के ऊपर उनको दोस्त बना बना के अपने लिए जब तक उपयोगी है तब तक उनको सफल माना, तब तक उनको सार्थक माना, और जैसे ही गाय ने दूध देना बंद किया तो हमारा भाव बदल गया। ये जो दृष्टि मनुष्य समाज की विकसित हुई है छोटी छोटी चीजों के अंदर, ये बच्चे से लेके बुढ़ापे तक की हमारी जो कहानी है। एक बार हमारे हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो रहे थे, पार्टी चल रही थी, हम पास में खड़े थे, कुछ वकील थे, जज थे, मैं भी खड़ा था। वो थोड़े सुस्त थे, तो हमने कहा सर, तो बोले अब कल से सब खत्म हो जाएगा, है ना। मतलब हमारे समाज का जो सबसे ब्रिलियंट हिस्सा है, जो हाईकोर्ट जज बनता है, उसके मन में सेवानिवृत्ति पे ये भाव उत्पन्न होता है कि कल से सब खत्म हो जाता है। ऐसा भाव क्यों निकलता है जीवन में? ऐसा भाव इसलिए निकलता है कि हम आजीविका को जीवन मानते हैं, जीवन के लिए आजीविका को नहीं मानते। जो गांधी ने साधन और साध्य की बात कही है ना, अभी हम लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं बैठे बैठे टेलीविजन देख के कि रूस और वहाँ लड़ाई हो रही है, इजराइल में लड़ाई हो रही है, इराक और ईरान की लड़ाई हो रही है ना। जब से ये दुनिया बनी है और मनुष्य ने लड़ना चालू किया है, तब से सारी लड़ाइयों में से एक भी लड़ाई सफल रास्ता नहीं बता पाई, कोई समाधान नहीं कर पाई। फिर भी हम लड़ाई को बंद नहीं करते। और केवल देशों की लड़ाई नहीं होती, हमारे जीवन में घर में लड़ाई होती है, परिवार में लड़ाई होती है, समाज में लड़ाई होती है, धर्म में लड़ाई होती है, अखबार में लड़ाई होती है, भाई भाई में लड़ाई होती है। इसको गिनाएंगे तो मतलब महाभारत से बड़ा ग्रंथ हो जाएगा कि मनुष्य के जीवन में कितनी तरह की लड़ाइयाँ हैं। ये एक डायमेंशन हमारे मन का ये आया कि हम लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं? तो लड़ाई के वहाँ भी सफलता उठी हुई है कि इतनी अच्छी लड़ाई लड़ी कि उसको मार दिया और सफल हो गए। तो अब इस सफलता को ग्लोरीफाई किया जाए कि पूरी ह्यूमैनिटी को, मनुष्यता को खत्म करने वाली यदि कोई लड़ाई हो तो उसको सपोर्ट किया जाए या उसका विरोध किया जाए। तो हम लोग, अधिकांश लोग इस द्वंद्व को समझ नहीं पा रहे और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं। फिर सार्थकता की बात है। हमारे परिचय में सरोज भाई ने कहा कि ये दोनों भाई खादी पहनते हैं, है ना। खादी क्या है? खादी मनुष्य के गुण की वृद्धि है। जो प्रागैतिहासिक मनुष्य था, उसने अपने शरीर को ढकने के लिए कोई खोज के बारे में चिंतन चालू किया तो उसकी बहुत लंबी कहानी। कभी आप कलकत्ता जाओ तो गोल घर में कपड़े के इतिहास का म्यूजियम बना हुआ है कि मनुष्य ने कपड़ा कैसे बनाया। ये जो हमारा दिमाग है जो लड़ता है, ये प्रतिदिन प्रतिक्षण किसी न किसी कोने में नए आविष्कार को भी ढूंढता रहता है। ये ऐसी अद्भुत चीज है। हमारे को दो ही चीजें मिली इस जगत में, एक मिला है तन, दूसरा मिला है मन, है ना। तो यदि बहुत संक्षिप्तीकरण करना हो इस विषय का कि सफल मनुष्य कौन है, जिसका तन और मन ठीक हो, है ना। और यदि आपका तन और मन ठीक नहीं है तो फिर आपके लिए जीवन बड़ा कष्टप्रद हो जाता है, कष्टप्रद हो जाता है। तो आज की दुनिया का जो सबसे आधुनिक दुनिया है, यांत्रिक दुनिया है, जो गतिशील दुनिया है ना। गति के भी 3 डायमेंशन है, गति, सद्गति और दुर्गति, है ना। हमारी जो कहानी प्राचीन काल में चालू हुई थी वो गति से सद्गति की तरफ बढ़ी थी, और अब गति का घमासान इतना है
कि हम दुर्गति की दिशा में हर क्षण जा रहे हैं। एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ, अभी 8 दिन पहले अखबार में छपा था कि सफाई में तो नंबर 1 है, पर एक्सीडेंट की मौत में भी हम नंबर 1 है। ईरान और इराक की लड़ाई में और रूस की लड़ाई में और ये जो अभी इजराइल की लड़ाई, जितने लोग नहीं मारे जाते उससे ज़्यादा लोग इंदौर शहर में मारे जाते हैं। काय के लिए? आवागमन इतना फैटल है ये। तो ये डायमेंशन भी हमको सोचना चाहिए। 30 मिनट का समय है, मैं करीब करीब मानता हूँ हो गया। 15 ही हुए, ठीक है। ये जो सोच समृद्धि का जो सोच है ना, इसको सोचिए कि हमारे मुनियों ने, ऋषियों ने, हमारे दार्शनिकों ने, है ना, शंकराचार्य की कल्पना करिए। विनोबा का नाम बाद में लूंगा। बहुत छोटी उम्र में हिंदुस्तान को नापा, है ना। वो कालखंड था जब मनुष्य अपने तन और मन के द्वारा ही अपने को समृद्ध करता था। आज हम उस कालखंड में हैं जिसमें तन और मन को मार के हम समृद्ध होना चाहते हैं। अभी का जो इंदौर है उसमें चलने की जगह नहीं है। अब ये सफलता की निशानी है या समृद्धि की निशानी है? मेरे दामाद ने कल सुबह अमेरिका से नोएडा और दिल्ली का पॉल्यूशन का इंडेक्स का मीटर मुझे व्हाट्सएप करके भेजा। तो उसकी जो आखिरी लिमिट थी उससे भी ज्यादा पॉल्यूशन था, तो उसने डेटा बताने से इनकार किया। ये हमारी समृद्धि है, ये हमारी सफलता है ना। इंदौर में और दिल्ली में और हिंदुस्तान के महानगरों में हमारी समृद्धि के कारण जो यातायात की समस्या उत्पन्न हुई है, उसका ये डायमेंशन हमको समझ में ही नहीं आता कि हमारे पास हाथ, पैर और दिमाग है और हमारे शरीर में ताकत है जिससे हमको चला जा सकता है, और इस पे कुछ नया किया जाना चाहिए। कोरोना काल में आपने देखा होगा, एक खबर छपी थी कि जालंधर जो हिमालय से 300 किलोमीटर दूर है, वहाँ से पहली बार पूरी हिमालय की श्रृंखला नंगी आंखों से दिखाई दी थी। में आमने सामने का नहीं दिखाई देता। तो ये किसका उपद्रव है? ये मनुष्य की सफलता है, ये मनुष्य की समृद्धि है कि उसके बच्चे वो खुद दिन भर छीके खांसे, है ना। यही डेवलपमेंट है, यही विकास है। तो ये जो सारे नए सवाल हैं, मैं बार बार कहता हूँ इस बात को कि मार्क्स से लेके, गांधी से लेके, माओ से लेके जितने भी चिंतक हुए, इन लोगों ने गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, शोषण, अन्याय, अत्याचार, और हमारे सारे चिंतकों ने इनके ऊपर बहुत गंभीरता से सोचा और नए दर्शन दिए और सामाजिक राजनीतिक क्रांति को आगे बढ़ाया। अब वो कालखंड आ गया है कि जरूरत से ज्यादा भौतिक संपदा और समृद्धि से जो विकृतियां और समस्याएं हमारे समाज में पैदा हो रही है, उस पे कोई एलियन आके प्रकाश नहीं डालेगा। आज जो जिंदा मनुष्य इंदौर में है, दिल्ली में है, बंबई में है, न्यूयॉर्क में है, उनको ही सोचना पड़ेगा। ये लड़कियां, इनके छोटी बहनें या जो लोग हमारे बीच से चले गए, वो तो नहीं सोचेंगे। हर कालखंड में मनुष्य ने सोचा है और रास्ता निकाला है। हम सोचने से मना क्यों कर रहे हैं? हम बोलने से मना क्यों कर रहे हैं? हम चलने से मना क्यों कर रहे हैं? 6 लाख लड़के लड़कियां आए इंदौर में, IAS, UPSC, पटवारी से लेके जितनी कॉम्पिटिटिव परीक्षा होती है,
उसको जीवन का लक्ष्य बना के पढ़ने के लिए आए। हमारे ही बच्चे, लाडले बच्चे, उनको सब हम अच्छी तरीके से देते, पैसा भी देते, सब देते, और एक एक कमरे में 3-3 पलंग डाल के पड़े हुए हैं, किचन लेस हैं, दिन भर मोमो खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, सड़क पे खा रहे हैं। तो हिंदुस्तान के नौजवान का स्वास्थ्य वो हासिल करेगा या नहीं करेगा प्रतियोगी परीक्षा में, पर स्वास्थ्य को तो 101% डैमेज कर रहा है, और इस पे हम भी चुप हैं। यूनिवर्सिटी, सार्थकता की बात, पूरा जीवन सरोज भाई का छात्रों के बीच में गया, शिक्षाविद है। आज हिंदुस्तान में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो सब लेते हैं, पर 40% बच्चे कॉलेज और स्कूल में जा रहे हैं, बाकी कोचिंग में जा रहे हैं, उनकी डमी एडमिशन है। ये हिंदुस्तान का ज्वलंत प्रश्न है जिसको कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा। मतलब हमारे नौजवान ने, हमारे पालकों ने यूनिवर्सिटी की कॉलेज को डिसऑन कर दिया, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, ये हमारे बच्चे को प्रतियोगी परीक्षा में आगे नहीं बढ़ा सकते, और बच्चे अपनी सफलता का राह चुनने के लिए कोचिंग क्लास में जा रहे हैं। वो 2 लाख रुपए का प्रोफेसर वहाँ खाली बैठा हुआ है और समय निकाल के यही कोचिंग में डमी पढ़ाने का काम भी करता है। ये इसी देश के लोग कर रहे हैं, इसी समाज के लोग कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। हमारी जबान नहीं खुलती, हम नहीं बोलते, ये प्रश्न नहीं उठाते, और फिर कहते कि लड़के ऐसे, फिर कहते लड़की ऐसे। ये जो सारी समृद्धि थी सत्य बोलने की, विवेकशील बोलने की, उसके बजाय क्या वितंडावाद इस समय चल रहा है। ये जो नई मशीन आपके हाथ में आई है, जिसके हम सब एडिक्ट हो गए हैं, इस पे ये तो कोई शंकराचार्य का भाष्य तो नहीं है, उसके अंदर विवेकानंद की बात तो नहीं है, विनोबा का विचार तो नहीं है, जीवन को आगे बढ़ाने वाली बात तो नहीं है। वो इसको गाली दे रहा है, वो इसको गाली दे रहा है। यदि एक बार इंदिरा गांधी के जमाने में लाल किले के वहां जमीन को खोद के कि आने वाली पीढ़ियां देखेंगी कि कैसे मनुष्य थे, तो कालपात्र को गाड़ा गया था, तो बड़ा झगड़ा हो गया था। अब तो टेक्नोलॉजी का युग है, डॉक्यूमेंटेड है। 100 साल बाद का मनुष्य आज के मनुष्य के वीडियो को देखेगा, व्हाट्सएप को देखेगा, फेसबुक को देखेगा, तो बोलेंगे कि हमारे पुरखे कैसे थे, हमारे पुरखे कैसे थे। और ये सोच हमारा जा ही नहीं रहा है, ये सोच हमारा जा ही नहीं रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सार्थकता और सफलता जीवन के विशेषण है, और वो दोनों चीजें, ये दोनों विशेषण मूल से भिन्न है। जीवन जीवन है, जीवन में एक प्रवाह है, जीवन में एक आनंद है, जीवन में एक सुकून है, जीवन में एक चुनौती है। हम हमारी सफलता और सार्थकता को सिद्ध करने के लिए, अब मैं मान लीजिए गन लेके, रिगिंग करा के, शराब पाट के, आपको डरा के, धमका के देश की हुकूमत को हासिल कर लूं, मेरी तो सफलता है और लोकतंत्र की सार्थकता है। और लोकतंत्र के अंदर यदि हमारी वाचा बंद हो जाए, जैसे जीवन में हो गई, कि हमारी पीढ़ी के लोगों में हिम्मत ही नहीं है कि हमसे कम उम्र के बच्चों के सवालों का, उनके प्रश्नों का, उनसे संवाद का कोई रास्ता हम खोज नहीं पा रहे हैं, हम डिप्रेस हैं। हमको डर लगता है कि हम बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं बात कर सकते? क्योंकि हमारा ही बच्चा हमारी बात नहीं मानेगा। तो ये संकट जो जीवन में आया है, ये बहुत सारे सवाल उठाता है, तो सवाल उठाता है। तो जो बात कही, जो तत्वमसी की बात कही, जो ब्रह्म की बात कही, जो उठने की बात कही, जो जागृत होने की बात कही, ये सब हिंदी साहित्य के लोग अपनी कलम से लिख के चले गए। वो सब यहाँ लाइब्रेरी के अंदर बंद है। जब हम बच्चे थे तो ये जीवंत हमारे अंदर जाता था। आज क्यों नहीं जा रहा? आज क्यों नहीं लिख पा रहे?
तो हमारा जीवन सिकुड़ा है, हमारी सोच में कमी आई है। मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा, मैं अपने आप की बात कर रहा हूं। मेरे को भी क्रोध आता है, मेरे को भी गुस्सा आता है, मैं भी लोगों को डांट देता हूं, है ना। मेरे में भी अवगुण है ना, पर उनको खोजना ही तो जीवन है। कबीर यही तो कह गए, जिसने भी कहा कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए। आप मेरे को देख के मुस्कुराए नहीं, मतलब आप कोई षड्यंत्र कर रहे हो। ऐसा भी यदि होने लगेगा इस जीवन में, आप समझ, सिंपल नमस्कार के लिए भी इतना ईगो रखने लगेंगे कि पहले वो मुस्कुराएंगे तो फिर मैं मुस्कुराऊंगा, तो इसमें न तो सफलता है न सार्थकता है ना। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन पे हम लोगों ने सोचना, समझना, उसको अगली पीढ़ी को देना। मेरा सौभाग्य है कि मुझे विनोबा से बात करने का मौका मिला, रविशंकर महाराज से मिलने का मौका मिला, रजनीश को सुना, यहाँ पर दिनकर को सुना, महादेवी को सुना, है ना। नाम गिनाने लगेंगे तो पूरी गैलेक्सी भर जाती है। हम जयप्रकाश आंदोलन में थे, जेल में रहे 19 महीना। जेल में जयप्रकाश जी ने हमको पिताजी के हाथ एक कविता भेजी थी। उस कविता में आखिरी की 2 पंक्ति थी कि सफलता असफलता की परिभाषा भिन्न है मेरी, है ना। वही चीज, वही क्लाइमैक्स कि जो आपकी सफलता की कहानी है वो किसी की असफलता की भी कहानी है। जिसको आप अपना जीवन को सार्थक मानते हो वो किसी दूसरे को निराशा में धकेलने का काम भी करते हैं। कितने प्रश्न, कितनी चुनौतियां आज के कालखंड में हम लोगों ने अपने व्यक्तित्व से, कृतित्व से, चिंतन से और जीवन शैली से इस मुल्क और इस दुनिया के सामने खड़ी की है, और उनके प्रश्नों को हल करने से हम घबरा रहे हैं। हम भी 10-20 साल रहेंगे, उसके बाद नए लोग आएंगे, वो तो याद ही नहीं रखेंगे कि ऐसे लोग थे कि जिन्होंने सवालों के समाधान ही नहीं खोजे। तो जीवन की सार्थकता सवालों को उठाने में है, जीवन की सफलता सवालों को हल करने में है। तो हर पीढ़ी ने, हर मनुष्य ने अपने जीवन के, अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने देश के, अपनी दुनिया के जो भी बुनियादी सवाल हैं उनके ऊपर चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए और मल्टीप्लाई करना चाहिए। जैसे हम 8-10 मित्र बैठते हैं बुधवार को, तो हमारी बातचीत में से ये गोष्ठी निकल आई। इन्होंने कहा कि इस विषय पे बोला जाना चाहिए, और फिर ये आयोजन हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए। यदि मनुष्य बोलने का काम बंद कर देगा तो फिर डिसेबल हो गया, तो फिर एबल की दुनिया कहाँ रही, डिसेबल्ड की दुनिया हो गई। आप अपनी आंखों से देखना मना कर रहे हैं, टेलीविजन जो बता रहा है वही देख रहे हैं, आप जंगल में घूमने नहीं जा रहे, आप किसी से मिलने नहीं जा रहे। ये सारे जो जीवन में सवाल उठ के खड़े हुए। आपको खाना बनाने में परेशानी होती है, आपको झाड़ू काटने में परेशानी होती है, आपको कपड़ा धोने में परेशानी होती है, फिर आपको चलने में भी परेशानी होने लगती है, फिर दिखने में परेशानी होने लगती है। तो इन सब परेशानियों का हल यही है कि जो जीवन की ऊर्जा है, जो जीवन का तत्व है, उसको अपने जीवन में अभिव्यक्त करिए। वही जीवन की सार्थकता है और वही सफलता है। मुझे मौका दिया, आपने ध्यान से सुना, मैं आपका बहुत बहुत आभार हूँ। सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। ये सार्थकता और सफलता पर अनिल भाई ने जो विचार का कैनवस था वो बहुत बड़ा कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया, जिसमें वनस्पति भी और सारे प्राणी भी, मनुष्य भी, वर्तमान भी, प्राचीन भी, बहुत उसको फैला दिया। मुझे जब राजेंद्र भाई ने कुछ दिनों पहले कहा था कि अपन सफलता
और सार्थकता पर चर्चा करेंगे। मैं उस पर सोचता रहा था, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन हमेशा बने रहे कि एक दूसरे से टकराते रहे। कभी सार्थकता सफलता से टकरा जाती, कभी सफलता सार्थकता से, कभी सार्थकता सफलता से। फिर मुझे लगा कि ये जो सफलता है इसमें ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा है, ये वस्तुनिष्ठ है कि इतना सफल, उसके पास इतना पैसा, इतनी डिग्री, उसको नापा जा सकता है, इतने चुनाव, इतनी सफलताएं, उसकी लिस्ट बनाई जा सकती है, उसको उसका मनुष्य के बायोडेटा में उसको जोड़ा जा सकता है। लेकिन सार्थकता को हम बायोडेटा में कैसे जोड़ें और कौन तय करेगा? इसमें मुझको सब्जेक्टिविटी ज़्यादा लगी कि मैं जिसको सार्थक मानता हूँ उस व्यक्ति का जीवन ऐसा है कि वो उधर देखता भी नहीं है, उसके घर में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि जिसके लिए वो अपने आप को स्वाहा कर रहा है, मुझे मालूम नहीं, और वो बहुत ही सार्थक जीवन जी रहा है। तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन बना रहा और अभी भी बना हुआ है कि हम सफलता किस सीमा तक उसको, सबके मत एक मत हो जाएं कि हम उसको सफल मानेंगे या उसको सार्थक मानेंगे। सार्थकता भी क्या 100% स्वीकृत होती है या नहीं होती है? अगर सार्थकता 100% स्वीकृत होती तो गांधी जी जैसी सार्थक जिंदगी जीने वाला कौन हो सकता था? लेकिन उनको भी हमने गोली मार दी, हम उनसे भी सहमत नहीं हुए। तो सार्थकता बहुत कंफ्यूजिंग मुझे लगा। सफलता को थोड़ा नापा जरूर जा सकता है कि गावस्कर ने या विराट ने इतने रन बनाए या उसने इतना दान दिया, ये थोड़ी एक ऑब्जेक्टिवली आप देख सकते हैं। लेकिन फिर उसने कैसे बनाए या उसने कैसे धन जोड़ा, ये 7 जोड़ सफलता का मामला आ जाएगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन। तो मैंने कह दिया था राजेंद्र भैया से कि देखो अभी मैं बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ और पता नहीं कब क्लियर हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, लेकिन विषय उन्होंने बहुत अच्छा चुना। आपके दिमाग में भी सफलता और सार्थकता को लेकर जरूर कोई न कोई बात होगी और छोटी मोटी रही होगी तो शायद आज के डिस्कशन के समय कुछ उसने रूप लिया होगा। अगर ऐसा हो तो 10-1 मिनट अपन उस पर चर्चा कर सकते हैं। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठजन और मेरे गुरुजनों को मैं सादर नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। प्रश्नोत्तर काल में मेरे मस्तिष्क में एक प्रश्न अभी उपस्थित हुआ है और ये मैं इसको जिज्ञासा कहूँगा, प्रश्न तो नहीं कहूँगा। कई बार बड़ी विरोधाभास की स्थिति बनती है कि एक तरफ तो आध्यात्मिक मार्ग की तरफ बहुत लोगों का भी रुझान भी है और अभी जो हम सामान्य जीवन जी रहे हैं इसमें टेक्नोलॉजी भी है, बहुत सारी चीज़ें आती है। अब इसमें मेरा प्रश्न जो है वो ये है कि भी कई लोग, अच्छे लोग कहूँगा मैं, कि वो अपने समाज से कट के पूरे आध्यात्मिक के मार्ग की तरफ चले गए और पूरा ईश्वर भक्ति में लग गए, सारी चीज़ें कर रहे हैं और उसको वो अपने जीवन का एक सार्थक पहलू, हाँ, सार्थकता जीवन जी रहे हैं। और दूसरी तरफ दिन रात जो मेहनत कर रहा है, फैमिली का कॉमन मैन सारी स्ट्रगल कर रहा है, तो इन दोनों में सार्थक जीवन हम किसका मानेंगे? मेरा प्रश्न ये है, क्या वो सार्थक जीवन है जो आध्यात्मिक जीवन जी रहा है
या गृहस्थ आश्रम वाले को हम सार्थक जीवन की श्रेणी में लेंगे? मेरा तुलनात्मक प्रश्न है ये। जी सर। कोई और प्रश्न है? और कोई प्रश्न हो तो सबका समाधान या उसके विषय में जो भी रिस्पांस है वो हमारे मंच से प्रोफेसर सरोज कुमार और एडवोकेट अनिल त्रिवेदी जी देंगे। हम इस विषय में चर्चा करें वो ज़्यादा अच्छा है। उपस्थित मंचासीन अतिथिगण का अभिनंदन, आप सभी मित्रों का भी अभिनंदन। बहुत ही जो विषय चुना गया है ये बहुत ही सार्थक है, सक्सेस एंड सिग्निफिकेंस। तो मेरे मन में भी एक प्रश्न उठा कि सक्सेस बड़ा लुक्रेटिव वर्ड है, बहुत लुभावनी चीज़ है। जीवन में जब हम लोग अपना कोई भी लक्ष्य का निर्धारण करते हैं और उसको कैसे हमको अचीव करना है तो सफलता की ओर भागते हैं, लेकिन उसमें अपनी सार्थकता कैसे निर्धारित हो, क्योंकि सक्सेस स्वयं के लिए हो सकती है, उसका जो पैमाना या नाप अलग अलग हो सकता है, लेकिन सार्थकता में तब वो सक्सेस परिवर्तित हो सकती है जब वो दूसरों के कल्याण के लिए भी हो, बाकी लोगों के लिए भी हम अपनी सफलता को उनके कल्याणकारी मार्ग की ओर अग्रसर कर दें या ऐसा कोई सफलता को निर्धारण कर दें कि वो सार्थकता में परिवर्तित हो जाए। तो मेरा बस प्रश्न यही है कि हम अपनी सफलताओं को भी, जैसे अभी पूर्व में प्रश्न किया गया कि हम लोग पारिवारिक या आध्यात्मिक दोनों में कैसे अंतर करके हम लोग किसको ज़्यादा महत्व दिया जा सकता है, बट सक्सेस और सिग्निफिकेंस, तो यदि सक्सेस सिग्निफिकेंस में कन्वर्ट हो जाए तो वो ज़्यादा सार्थक हो सकती है। तो मैं मंचासीन अतिथिगण से यही जानना चाहूँगा कि हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सफलताओं को सार्थकता में भी परिवर्तित करें। सक्सेस इज ए जर्नी बट डेस्टिनेशन सार्थकता हो सकती है, तो हम अपनी सक्सेस को डेस्टिनेशन तक कैसे ले जाएं ये वो हमें समझाएं। धन्यवाद। अभी समाज में निरर्थक सफल लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे निरर्थक सफल लोगों को सार्थक सफल कैसे बनाया जाए या क्यों नहीं ऐसा हो रहा है वो मैं जानना चाहता हूँ। और दूसरा, यदि संक्षेप में जो मेरी समझ में है कि यदि एक ट्यूबवेल है, उसके पाइप अच्छे हैं, बहुत गहराई से गड्ढा खोदा गया है, तो वो एक सफल ट्यूबवेल जब कहलाएगा जब उसमें पानी भी निकले। तो मुझे लग रहा है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, समाज व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, संस्कृति की व्यवस्था में ऐसे क्या तत्व आ गए या क्या किया जाना चाहिए कि निरर्थक सफल लोग कम हों, सार्थक सफल लोग ज़्यादा हों। देखिए, कार्यक्रम की सार्थकता ही सार्थक प्रश्नों में निहित है, इसलिए बिना किसी संकोच के, झिझक के यदि हम इस कार्यक्रम को सार्थक बनाएं तो मेरा आपसे निवेदन है कि खुला मंच है, हमारे बीच में मूर्धन्य सभी अतिथिगण उपस्थित हैं। यदि हम आज यहाँ से इनसे कुछ लेके जाएंगे तो हमारा सौभाग्य रहेगा। तो कृपया निसंकोच अपने उद्गारों से, अपने प्रश्नों से, अपनी जिज्ञासा से यहाँ पर अवगत कराएं। देखिए,